बिहार का रण खत्म, छापों का खेल समाप्त और वोटों का फैसला अब मशीन में बंद। जी हाँ, बिहार की जनता ने अपनी आवाज ईवीएम में कैद कर दी है और अब पटना से लेकर दिल्ली तक सबकी नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर हैं, अगली सरकार किसकी बनेगी। और ये सवाल बिहार में हमेशा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ की सियासत सिर्फ नेताओं के चेहरे पर नहीं चलती है, ये विचारधारा पर चलती है, जटिल जातीय समीकरणों पर और उन ज़मीनी मुद्दों पर जो सीधे लोगों की, आप कह सकती हैं, रोटी, रोजगार और सम्मान से जुड़े होते हैं। तो आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनकी एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास अलग अलग एग्जिट पोल्स का एक सार है और हमारा मकसद ये समझना है कि बिहार की हवा आखिर किस तरफ बह रही है और इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। बिल्कुल, और इस बार की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये बिहार के भविष्य के दो अलग अलग दृष्टिकोणों की लड़ाई थी। एक तरफ विकास के निरंतरता का वादा था, तो दूसरी तरफ बदलाव की एक जोशीली पुकार। मुद्दे बहुत साफ थे, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था। लोगों ने इन्हीं पर अपनी मोहर लगाई है। चलिए तो फिर इस सियासी मैदान के 3 सबसे बड़े किरदारों से शुरू करते हैं। पहला नाम जाहिर है नीतीश कुमार का। वो अपने विकास के एजेंडे और अनुभव के दम पर एक और कार्यकाल की उम्मीद कर रहे थे। दूसरा नाम तेजस्वी यादव। वो युवाओं को रोजगार का भरोसा देकर एक नई लहर एक तरह से पैदा करने की कोशिश में थे। और तीसरा नाम जो इस चुनाव को सबसे दिलचस्प बनाता है, वो है प्रशांत किशोर का। उन्होंने जन स्वराज के एक बिल्कुल नए मॉडल के साथ, एक गैर राजनीतिक दल वाले मॉडल के साथ राजनीति में कदम रखा। ये एक ऐसा प्रयोग था जिस पर सबकी नजरें थी कि क्या ये पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे पाएगा। इन किरदारों को समझने के बाद मतदाता का मनोविज्ञान समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस बार सोशल मीडिया के ट्रेंड या रैलियों की भीड़ से ज्यादा लोगों ने अपने निजी अनुभवों पर वोट दिया है। ये एक बहुत जरूरी बात है और हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रामीण इलाकों में जब हमारी टीमों ने महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा, नारे अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे लिए गैस सिलेंडर, पक्का मकान और नल से आता पानी वो ज्यादा मायने रखता है। ये दिखाता है कि वोट का फैसला कितना व्यक्तिगत था। एक किसान के लिए शायद खाद की उपलब्धता मुद्दा थी, तो एक छात्र के लिए नौकरी की गारंटी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक वोट के पीछे एक सोची समझी कहानी है, एक उम्मीद छिपी है। ये कोई एक लहर नहीं है, बल्कि लाखों व्यक्तिगत फैसलों का संगम है। और यही बिहार की राजनीति की खूबसूरती और कह सकते हैं जटिलता भी है। यहाँ हर वोट मायने रखता है और हर वोट की अपनी एक वजह है। ये शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर मोहरे की अपनी एक चाल है। तो ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, एग्जिट पोल के आंकड़े। बिहार में कुल सीटें हैं 243 और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो है 122। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो काफी हद तक साफ है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को लगभग 150 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये ना सिर्फ बहुमत से काफी ज्यादा है, बल्कि ये एक निर्णायक जनादेश की तरफ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल, पहली नजर में तो यही लगता है कि जनता ने एक बार फिर मोदी नीतीश के डबल इंजन गठबंधन पर भरोसा जताया है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या ये सिर्फ विकास की जीत है? देखिए, सतह पर तो यही लगता है। एनडीए ने अपने प्रचार में पटना दरभंगा हाईवे, हर घर बिजली और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को जोर शोर से उठाया। उन्होंने वोटरों को एक ठोस सबूत दिया कि देखो, हमने ये काम किया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को थोड़ा और कुरेदें तो एक और परत सामने आती है। ये जीत जितनी नीतीश कुमार की है, उतनी ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की भी है। कई सीटों पर तो उम्मीदवार से ज्यादा मोदी का चेहरा काम कर गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विकास और विश्वास का एक मिला जुला असर है। हाँ, लेकिन इस जीत में एक चेतावनी भी छिपी हो सकती है। हमें देखना होगा कि एनडीए का वोट शेयर कितना रहा है। कई बार सीटें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन समर्थन का आधार सिकुड़ जाता है। अगर जीत का अंतर कई सीटों पर बहुत कम रहा, तो इसका मतलब है कि जमीन पर मुकाबला बहुत कांटे का था। जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा। तेजस्वी यादव की इतनी मेहनत, रैलियों में भारी भीड़, उसके बावजूद ये आंकड़ा बहुमत से काफी दूर है। ये महागठबंधन के लिए और खासकर लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है।
यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो हारे, बल्कि ये है कि वो क्यों हारे। तेजस्वी यादव ने रोजगार को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि युवाओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शायद वो ये बताने में चूक गए कि उनके पास इसका ठोस रोड मैप क्या है। 10 लाख नौकरियों का वादा सुनने में आकर्षक था, पर शायद वोटर उसके पीछे की कार्य योजना को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाए। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव केंद्रित करना उनकी गलती थी? ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एनडीए ने अपने प्रचार में बार बार पुराने शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया और ऐसा लगता है कि वोटरों के एक बड़े वर्ग, खासकर महिलाओं और व्यापारियों के मन में वो डर अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है। तेजस्वी भविष्य की बात करते रहे और एनडीए अतीत की याद दिलाकर उनका खेल बिगाड़ता रहा। और अब बात करते हैं उस तीसरे खिलाड़ी की जिसने इस पूरे खेल को एक नया आयाम दिया, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। एग्जिट पोल्स के अनुसार जन स्वराज पार्टी 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। 8 सीटें सुनने में शायद कम लगे, लेकिन बिहार की द्विध्रुवीय राजनीति में ये एक भूकंप की तरह है। ये सिर्फ 8 सीटें नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि बिहार की जनता अब तीसरे विकल्प के लिए भी तैयार है, बशर्ते वो विकल्प विश्वसनीय हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि जन स्वराज ने कम से कम 30 से 40 सीटों पर दोनों बड़े गठबंधनों का खेल बिगाड़ा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों का। उनका वोट काटना कई उम्मीदवारों की हार जीत का कारण बन सकता है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर का प्रभाव सिर्फ जीती हुई सीटों तक सीमित नहीं है। मैं खुद एक ग्रामीण इलाके की सभा में थी, जहां जन स्वराज के उम्मीदवार ने किसी राष्ट्रीय मुद्दे की बात नहीं की। उसने सिर्फ गांव के एक टूटे हुए नाले और स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात की। उस छोटे से मुद्दे ने वहां के मौजूदा विधायक, जो एक बड़े राष्ट्रीय दल से थे, उनकी नींद उड़ा दी थी। ये दिखाता है कि उन्होंने जमीनी मुद्दों को कितनी चतुराई से उठाया और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने यह साबित कर दिया है कि अगर जनता से सीधे जुड़ा जाए तो पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी जा सकती है। हाँ, और उन्होंने एक और काम किया है। उन्होंने दोनों गठबंधनों के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच दिया है। ये 8 सीटें उन्हें बिहार की राजनीति में एक स्थायी जगह दिला सकती हैं। वो अब एक ऐसी ताकत बन गए हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। भविष्य में वो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जोड़नी होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, अंतिम परिणाम नहीं। असली तस्वीर तो 14 नवंबर को ही साफ होगी, जब ईवीएम की सील टूटेगी। ये बात 100% सही है। एग्जिट पोल हमें हवा का रुख बताते हैं, लेकिन कई बार ये गलत भी साबित हुए हैं। बिहार की राजनीति इतनी जटिल है कि कुछ हजार वोटों का हेरफेर भी 15-20 सीटों का नतीजा पलट सकता है। इसलिए आखिरी वोट गिने जाने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उस फैसले में किसानों की उम्मीदें हैं, युवाओं के सपने हैं और महिलाओं की सुरक्षा की आकांक्षा है। बिल्कुल। अब बस उस फैसले के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन इन चुनावों ने बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे नए समीकरण जरूर पैदा कर दिए हैं जिनका असर हमें आने वाले लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक सरकार का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की अगली दिशा का भी चुनाव था। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए 150 सीटों के साथ एक आरामदायक बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसकी वजह विकास के काम और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का मिश्रण नजर आता है। और महागठबंधन लगभग 85 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि रोजगार का एक सूत्रीय एजेंडा और पुराने शासन की छाया दोनों ही उनके खिलाफ गए। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 8 सीटों के साथ बिहार की राजनीति में एक नई और स्थायी ताकत के तौर पर उभर रही है, जिसने दोनों प्रमुख गठबंधनों को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, तो मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एग्जिट पोल के आंकड़े एक कहानी तो कह रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार की पारंपरिक 2 ध्रुवीय राजनीति यानी एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई अब हमेशा के लिए टूट चुकी है?
क्या प्रशांत किशोर का उदय एक अस्थायी घटना है या ये एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ ये देखना दिलचस्प नहीं होगा कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी होगा कि बिहार की राजनीति का शक्ति संतुलन किस तरह बदला है। क्योंकि अगर इस लड़ाई में एक तीसरी ताकत ने स्थायी रूप से अपनी जगह बना ली है तो ये बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू करेगा।